तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः मेरी क्लास में। एंड जैसे कि आपको दोस्तों मालूम है कि हमारी एक नॉर्दर्न प्लेन्स की सीरीज़ चल रही है। ओके राइट। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे पार्ट बना दिए हैं। आज पार्ट नंबर 8 है जिसमें हम एक जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिवर्स के द्वारा कैसे करके एक लैंड फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है। इरोजनल मतलब कि काट करके जो लैंड फॉर्म बनाती है। डिपोजिशनल मतलब कि जो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर रेत लेके आती है और जिसको वो फिर जो जमा करती है, उन्हें कहीं किसी क्षेत्र में उन्हें क्या करती है, कलेक्ट कर रही होती है, इकट्ठा कर रही होती है। तो फिर वहाँ एक नया लैंड फॉर्म क्रिएट होने का होता है। ओके राइट दोस्तों। उसके बाद हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था जो कि एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। तो ग्राउंड वाटर के बारे में भी दोस्तों हमने देखा था कि वो जब काटता है तो क्या क्या उससे एक्टिविटी बनती है। मतलब कि हमारे धरातल के अंदर हमारी जो लैंड सरफेस है इसके अंदर जब वो फ्लो हो रहा है और जब उसको कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चट्टानें, डोलोमाइट है ना, या लाइमस्टोन जैसी चट्टानें उसको मिल रही हैं, तो फिर उनको वो क्या कर रहा है, काट रहा है और अलग अलग टाइप के क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है दोस्तों। ठीक है ना, सिंक होल हो गया है ना, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। फिर वही क्या करता है, वही ग्राउंड वाटर क्या करता है, उनको क्या करता है, कलेक्ट, फिर जब वो क्या करता है उसको अपने साथ बहा करके लेके जाता है और कहीं दूसरी जगह क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो फिर हमको क्या मिलता है, स्टैलगटाइट, स्टैलग्माइट एंड इसके साथ साथ पिलर भी मिलते हैं। तो हमने वो सारी स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। आज हमारा नया वो रहेगा जियोमॉर्फिक एजेंट जिसका नाम है ग्लेशियर। जियोमॉर्फिक एजेंट इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, हमारे जो लैंड सरफेस है उसके आकार को बदल सकते हैं। और ये आकार को बदलने में ऐसा नहीं कि दोस्तों कि बहुत कम टाइम है, ये इसमें एक काफ़ी कहीं सालों साल और कहीं मतलब कि एक लंबा टाइम पीरियड इसमें चला जाता है दोस्तों। ठीक है ना। और वो धीरे धीरे करके हमें क्या होता है, एक टाइम के बाद पूरा का पूरा लैंड जो सरफेस होता है पूरा का पूरा चेंज दिखता है मतलब कि। ठीक है दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे ग्लेशियर के बारे में कि ग्लेशियर के जब ये ग्लेशियर जो होता है कि जब ये बहता है, जब ये फ्लो होता है एक माउंटेन के ऊपर, तो ये अपनी इरोजन एक्टिविटी भी करेगा दोस्तों। ठीक है। और जब ये क्या करेगा, उसी इरोजन एक्टिविटी से जो इसने कलेक्ट करे जो मोरिन्स हैं या जो ग्लेशियर टील्स हैं, जब उनको क्या करता है, ये एक जगह में क्या करता है, जमा करता है दोस्तों। जब ये एक जगह में जमा करता है तो फिर उससे क्या होता है, डिपोजिशनल एक्टिविटी करने से दोस्तों नए लैंड फॉर्म का क्रिएशन होता है दोस्तों। तो वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, ग्राउंड वाटर के द्वारा जो जो लैंड फॉर्म बनते हैं। अब ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर में क्या लिख रहा है कि ग्लेशियर में मासेस ऑफ आइस मूविंग एज अ शीट ओवर द लैंड और एज अ लीनियर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन आर कॉल्ड अ ग्लेशियर। आपको ये नॉर्मल सी बात है कि भाई कि जो आइस की जो शीट होती है, आइस शीट यानी कि काफ़ी मतलब कि जो आइस जो जमी हुई आइस है, राइट, ओके, फ्रीज आइस है। तो जब वो मास मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं, और जब वो क्या करता है दोस्तों, क्या करता है कि एक जो लीनियर फ्लो होता है जब उसका, मतलब कि जो माउंटेन के ऊपर आपको मालूम है जो आइस शीट आपको कहाँ दिखाई देने के लिए मिलेगी, हाईएस्ट रेंज में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है और एक टाइम के बाद वो बर्फ़ जम जाती है। फिर वो बर्फ़ जमने से एक मोटी सी आइस शीट बन जाती है ना। अब वो आइस शीट ऐसी नहीं उसके ऊपर जमी रहेगी, वो क्या करेगी, समय के साथ साथ क्या होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे की तरफ सरकेगी, यानी कि मूव करेगी। और मूविंग होने से क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, इरोजन होगा, इरोजन एक्टिविटी होगी। किसमें, वो जो इरोजन किस में होगा, वो जो आइस शीट है ना, वो जिस माउंटेन के ऊपर क्या कर रही, लाई कर रही है, वो तो माउंटेन को क्या करती जाएगी दोस्तों, इरोजन करती चली जाएगी, उसके सरफेस को इरोजन करती चली जाएगी। ये इरोजन क्यों होगा दोस्तों, इरोजन इसलिए होगा क्योंकि फ्रिक्शन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्रिक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। तो यानी कि जब वो आइस शीट क्या करेगी, उस माउंटेन के सरफेस के ऊपर क्या होगी, फ्लो होगी यानी कि बहेगी। तो वो आइस शीट क्या करेगी, उसका और माउंटेन के सरफेस का बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि माउंटेन का जो सरफेस है वो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसका डैमेज होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और वो डैमेज होने से क्या होगा, बोल्डर पेबल्स उस माउंटेन से निकलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो देखो क्या लिख रहा है, इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय अ sheer वेट ऑफ आइस जो शीट है उसका बहुत हैवी वेट है। ठीक है ना। अब वो हैवी वेट होने से क्या होगा, जब वो इतने बड़े क्या हो रहा है, माउंटेन के सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रही है,
तो वो माउंटेन के सरफेस को क्या करती चली जा रही, तोड़ती चली जा रही। क्यों? फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है ना, आपस में उनकी सरफेस आपस में रगड़ रही हैं, ठीक है ना। द मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय द ग्लेशियर गेट ड्रैग्ड अलोंग द फ्लोर और साइड्स ऑफ द वैली एंड कॉज ग्रेट डैमेज थ्रू प्लकिंग। प्लकिंग मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो क्या कर रही है कि वो आइस शीट क्या कर रही है, उस माउंटेन के ऊपर से क्या कर रही है, उसको माउंटेन को ऊपर से तोड़ते हुए चली जा रही है, ठीक है ना। और फिर उसको अपने साथ क्या कर रही है, बहाते हुए लेकर चली जा रही है, और फिर एक जगह क्या करेगी, फिर इसको कलेक्ट भी करेगी। तो वहाँ हमें डिपोजिशन लैंडफॉर्म हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ग्लेशियर कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स। इसने सिंपल सी बात ये कही कि जो ग्लेशियर के पास इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है, बहुत बड़ा डैमेज भी कर सकती है। किसका? एक अनवेदर्ड रॉक है। अनवेदर्ड मतलब जो उखड़ नहीं सकती, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, उसको भी क्या कर सकती है, वो डैमेज कर सकती है, ठीक है ना। और जब ऐसे करेगी तो नॉर्मल सी बात है, इतने बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, उसको लगातार क्या करती चली जा रही है, इरोजन करती चली जा रही है, उसे बार बार काटती चली जा रही है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो माउंटेन न रह करके वो क्या हो जाएगा, लो हिल्स एंड प्लेन्स में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लेशियर की हमने थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लिया कि कैसे करके एक ग्लेशियर क्या होता है, इरोजन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि इससे क्या क्या फिगर हमें लैंड सरफेस में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो पहले आता है दोस्तों सार्क। सार्क देखो क्या है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये भी याद रखना। सार्क हो गया, हॉर्न हो गया, सेरेटेड रिज हो गया और ग्लेशियर वैली हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, इरोजन लैंडफॉर्म्स हैं, राइट। ओके, तो पहले हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं। सार्क क्या होता है? जनरली आइस लोकेटेड एट द टिप ऑफ माउंटेन। क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है कि जो माउंटेन के टिप में क्या होती है, माउंटेन जो होता है पूरा का पूरा ढका हुआ रहता है, एक तरीके से याद रख लो, किससे? आइस शीट से ढका हुआ रहता है, मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। वेन एवर आइस मूव फ्रॉम अप टू डाउन, नॉर्मल सी बात है, आइस क्या होगी, मूव होगी, अप टू डाउन के लिए मूव होगी, ठीक है ना। क्योंकि क्यों होगी, एक ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है ना। तो ऐसे वो आइस जो कि ऊपर है वो नीचे की तरफ आना मूव होगी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। इसने लिख भी दिया, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। देन दिस आइस erode mountain due to frictional force by which cause shark is formed। तो ये क्या होगा कि अब ये माउंटेन से क्या होंगी, नीचे की तरफ फिसलेंगी, और नीचे की तरफ फिसलते ये क्या करेंगे, माउंटेन को क्या करेंगे, जगह जगह में क्या करेंगे, कट करेंगी। और कट करने से जो माउंटेन की जो अब क्या बनेंगी, साइड्स बनेंगी, जिनमें हमें बहुत सारी क्या होंगी, कटिंग शेप दिखाई देंगे। वो कटिंग शेप को, वो माउंटेन की वो साइड्स को क्या कहते हैं दोस्तों, सार्क कहते हैं। सार्क इज फॉर्म्ड, यानी कि सार्क बनते हैं उसमें, ठीक है ना। दे आर डीप, वो जो कटिंग शेप होती है ना, बहुत गहरे होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, विद वेरी स्टिफ वर्टिकल वॉल्स। और उन माउंटेन की जो साइड्स, वो माउंटेन की जो साइड्स होती है ना, लगातार कटिंग करते करते क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तीखी हो जाती हैं। मतलब उनका जो स्लोप होगा ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। ऐसा नहीं कि बहुत जेंटल स्लोप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे मैदानों में हमें जेंटल स्लोप देखने के लिए मिलता है, यहाँ हाईली स्टिप स्लोप हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये क्यों हुआ, लगातार कटिंग करते रहने से वो क्या होगा, एक हाईली जेंटल मतलब हाईली स्टिप स्लोप हमें वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी, राइट। अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द सार्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। इसने कहा अ लेक ऑफ वाटर, अभी हम ये अगले फिगर में भी पढ़ेंगे। और कई बार हमें ये दिखाई देगा ना दोस्तों, जब वो ग्लेशियर्स जब नीचे की तरफ पिघलते हुए चलेंगे, ठीक है, जब नीचे की तरफ आते हुए मूव करते हुए आएंगे, और जब वो नीचे एक ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है उनको कलेक्ट होने के लिए, वहाँ पर कलेक्ट होकर के और एक टाइम के बाद क्या होंगी, वो पिघलेंगी और बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ से पानी बन जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पर हमें क्या, थोड़ा मात्रा में जो पानी की मौजूदगी हमें दिखाई देती है दोस्तों, वो एक हल्का सा छोटा सा लेक जब बन जाता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, टर्न लेक कहा जाता है। वहाँ पर एक टर्न लेक भी हमें देखने के लिए मिलता है, ये सार्क में ही मौजूद होता है दोस्तों। ये एक पानी की क्या होती है, छोटा सा लेक होता है, पानी का छोटा सा लेक होता है। देखो अब ये मैंने एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले तो देखो ये माउंटेन्स है, राइट, ये मैं एक फिगर भी बना देता हूँ, ये माउंटेन्स है, राइट, ओके, माउंटेन्स है, ओके, राइट। तो फर्स्ट सरफेस इसका ये दूसरा और तीसरा इसका इधर की साइड कहीं गया होगा, ठीक है ना, ये, ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए दोस्तों, जो इसका ये वाला साइड्स है और ये वाला साइड्स है माउंटेन का, राइट, इन्हीं को क्या कहा गया दोस्तों, सार्क कहा गया, सार्क। अब इसमें देखिए ये क्या है, टॉप, माउंटेन की टॉप पॉइंट है,
ठीक है। अब इस टॉप पॉइंट से क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या माउंटेन क्या है दोस्तों, बर्फ़ से ढका हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब माउंटेन की पहली साइड जो आपको दिख रही है वो ये वाली साइड है, दूसरी साइड माउंटेन की ये वाली साइड है, ठीक है ना। ये वाली साइड है माउंटेन की, दूसरी पहली वाली साइड ये है माउंटेन की, राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो माउंटेन की क्या होती है कि दोस्तों, माउंटेन की क्या होती है कि जब ये पूरा का पूरा माउंटेन जो कि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है, और एक टाइम के बाद जब क्या होता है कि वो आइस शीट क्या होती है नीचे की तरफ क्या होने शुरू हो जाती है, मूव होना शुरू हो जाती है दोस्तों, मूव होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करती है, इस माउंटेन की सभी साइड्स को क्या करती है, काटती चली जाती हैं। माउंटेन की सभी साइड्स को क्या करती चली जाती हैं, काटती चली जाती हैं दोस्तों। यू नो वेरी वेल, क्यों? क्योंकि इरोजन एक्टिविटी में क्या होता है, एक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, जो कि क्या कर रहा है, आइस शीट क्या कर रही है, इस माउंटेन के सरफेस को क्या कर रही है, बहुत बुरी तरीके से क्या कर रही है, इरोड कर रही है, ठीक है ना। और उसमें हमें दोस्तों इस तरीके से हमें डीप एंड लॉन्ग रिज दिखाई देगी दोस्तों। इतना ज़्यादा उसने क्या कर दिया, उसे काट दिया है, बहुत ज़्यादा ऐसे हमें गहरी गहरी दरारें हमें इन सरफेसों में हमें दिखाई देने के लिए मिलेगी। गहरी गहरी दरारें दोस्तों हमें इन सरफेसों में दिखाई देने के लिए मिलेगी। और ये किस कारण हुआ, फ्रिक्शन एक्टिविटी हुई है आइस शीट और माउंटेन की सरफेस के बीच में दोस्तों, ठीक है। तो इन साइडों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सार्क कहा जाता है दोस्तों, सार्क कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, सार्क, इन्हीं को ही सार्क कहा जाता है, जो कि क्या है, आइस शीट के द्वारा फ्रिक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर दी गई किसके सरफेस में, माउंटेन के सरफेस में। और ये बहुत गहरे गहरे जो ग्रूव हमें दिखाई दे, बहुत गहरे गहरे जो डीप कटिंग हमें दिखाई देने के लिए मिल रही है इन साइड्स में। ये अब जो ये पूरी साइड जो बनी है ना दोस्तों, सार्क बनी है, इसको हम सार्क कहते हैं दोस्तों, सार्क, ओके राइट दोस्तों। तो इतना क्लियर हो सार्क। अब दूसरी चीज़ आती है टार्न। क्या होता है टार्न, ये टार्न देखो, एक टार्न यहाँ पर, एक टार्न यहाँ पर है, ये टर्न क्या है, तो टर्न ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, थोड़ा यहाँ पर क्या थी, बेस, यहाँ पर बेस मिला किसको, उस आइस शीट को जो ऊपर से बहते हुए आ रही थी, उसको कुछ टाइम, उसको यहाँ पर क्या है, एक कलेक्ट होने के लिए बेस मिला दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पिक्चर में 2 जगह बता रखी है, तो आप फिलहाल इन्हीं को ध्यान में रख लो कि इन 2 जगह में उन्हें एक ऐसा बेस मिल रहा है, हॉरिजेंटली बेस मिल रहा है, जहाँ पर वो क्या कर सकती हैं, अपना थोड़ा क्या कर सकती हैं, कलेक्ट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वो कलेक्ट होंगी दोस्तों, तो बाकी ऐसा नहीं कि सारी की सारी आइस शीट यहीं पर ही कलेक्ट हो रही है। अब कुछ आइस शीट देखो दोस्तों, ये पूरी की पूरी नीचे चली जा रही हैं, ठीक है ना। कुछ आइस शीट क्या हो रही है, कटिंग करते हुए आ रही हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी आइस शीट क्या होती चली जाएंगी, नीचे की तरफ भी फ्लो होती चली जाएंगी, और वहाँ भी क्या करेंगी, कटिंग एक्शन को क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी, कटिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगी। मतलब कि उसमें बहुत डीप एंड लॉन्ग जो रिज है, रिज मतलब कि उस बहुत गहरी कटिंग करते हुए चलेंगी इसको, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इसको जैसे ही क्या होता है, बेस मिलता है दोस्तों, ये छोटा बेस मिला, बेस मतलब हॉरिजेंटली बेस मिला, और इन बेस में क्या हुई कि वो क्या हुई, आप कलेक्ट हो गई। और एक टाइम के बाद तुम्हें मालूम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर क्या होते जाएंगे, पिघलते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो ग्लेशियर कलेक्ट हुए थे इन 2 जगहों में, वो क्या हुई, एक टाइम के बाद पिघल गए। वो पिघलने से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, पानी हमें देखने के लिए मिला। वो पानी, क्योंकि बर्फ़ क्या हो गया, पानी में बदलेगा, पानी का फॉर्म लेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों शार्क टर्न, इसी को कहा जाता है शार्क टर्न कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये टर्न है जो कि शार्क में बना हुआ है, राइट, नॉर्मल सी बात है, जो कि शार्क एरिया में बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों इस पिक्चर में, मेनली इस पिक्चर में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हॉर्न। हॉर्न देखो, हॉर्न ये सारी की सारी दोस्तों पता क्या है, इरोजनल एक्टिविटी किसके द्वारा, आइस शीट के द्वारा, किसके ऊपर, ये जो माउंटेन है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, इसके ऊपर इरोजन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और इसमें जो मेन फोर्स काम कर रहा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, कोई पहाड़ है, ओके राइट, कोई पहाड़ है, ठीक है ना। अब इस माउंटेन को, ये माउंटेन जब पूरी तरीके से क्या है, आइस शीट से क्या है, कवर हो रखा, आइस शीट से क्या कवर हो रखा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इस माउंटेन को क्या करेंगे, ये माउंटेन तो चारों तरफ से आइस शीट से कवर होगा, नॉर्मल सी बात है। अब वो माउंटेन से आइस शीट तो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन से तो नीचे नहीं आएगी ना, चारों डायरेक्शन से क्या होगी, नीचे आएगी, तीनों डायरेक्शन। माउंटेन की 3 शेप भी होती हैं, माउंटेन की 4 शेप भी हो सकती हैं, तो 3 शेप है, ठीक है, माउंटेन की माना 3 शेप है, ठीक है। इन तीनों साइड से, क्योंकि माउंटेन की इन तीनों साइड से क्या हो रहा है, वो आइस शीट क्या होती चली जा रही है, नीचे की तरफ बहती हुई चली जा रही है। तो जो फ्रिक्शन होगा दोस्तों, एक ही साइड से नहीं होगा, वो चारों तरफ से होगा,
है ना, चारों तरफ से होगा, राइट दोस्तों। तो चारों तरफ से होने से क्या होगा, आपका ऊपर का जो पोर्शन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक नुकीला पोर्शन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पीक जो होगी उसकी, जो उसकी समित होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाईली क्या हो जाएगी, नुकीली बन जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। वो नुकीली बन जाएगी और उसी नुकीले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, हॉर्न कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। तो ये हॉर्न कैसे बना, ये हॉर्न इस तरीके से बना कि लगातार क्या हुआ, चारों तरफ से उस माउंटेन हिल्स का क्या चारों तरफ से क्या हुआ, लगातार क्या हुआ, जो आइस शीट ने क्या करा, जो इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करी, इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करते करते क्या हुआ कि वो फाइनली क्या हुआ, एक स्मॉल पॉइंट में क्या हो गया कि वो स्मॉल पॉइंट में वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया और वो फाइनली एक पीक में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, पीक में कन्वर्ट हो गया। पहले माना इस तरीके से समझ लीजिए, ये माउंटेन है, इतना। तो माउंटेन का क्या, इधर से भी इरोजन होगा, इधर से भी इरोजन होगा, तो सब जगह से तो इरोजन हो रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में माउंटेन क्या होगा, माउंटेन का क्या होगा, जो इतना बड़ा विड्थ था ऊपर से, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा और पतला, छोटा होता चला जाएगा और लास्ट में क्या होगा, एक पीक फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं दोस्तों, हॉर्न। तो इतना समझ में आया दोस्तों। तो जो हॉर्न बनता है ना दोस्तों, वो भी क्या होता है, इरोजन एक्टिविटी से ही बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अब दूसरा आता है आपका सेरेटेड रिज। सेरेटेड रिज किसको बोला जाता है, सेरेटेड रिज, ठीक है। तो ये सेरेटेड रिज कौन सी दोस्तों, आपको मालूम है, एक सार्क ये है, राइट, एक सार्क ये है, राइट। तो दो सार्क, ऐसे एक सार्क क्या होगी, इसके पीछे भी होगी, ठीक है, 3 सार्क हो गए, ठीक है ना। तो इन सार्कों के बीच जो क्या है, एक क्या है, सॉ टूथ शेप में आपको जो ये लाइन देखने के लिए मिल रही, जो कि बिल्कुल नुकीली है और बिल्कुल एक कटक के रूप में क्या है, कटक के रूप में चल रही है, मतलब कि एक रिज के रूप में चल रही है, बहुत ही ज़्यादा नुकीली है ये रिज। ऐसी एक रिज ये भी है दोस्तों, ये भी है, क्योंकि इसके पीछे भी क्या है, एक सार्क है, ठीक है। ऐसी एक रिज ये भी है दोस्तों, रुको 1 मिनट, ठीक है ना। तो जो ये रिज हैं दोस्तों, ये वाली जो रिजें हैं, ठीक है ना, जिनके दोनों साइड क्या हैं, सार्क हैं। और सार्क क्या करता चला, सार्क में क्या होता है आपको मालूम है, लगातार क्या होती चली जा रही, कटिंग होती चली जा रही है, लगातार बर्फ क्या होती चली जा रही है, नीचे की तरफ क्या होती चली जा रही, मूव होती चली जा रही है। और वो क्या कर रही है, उस साइड को क्या करती जा रही है, और गहरा काटती चली जा रही है, और गहरा काटती चली जा रही है। एक बाउल शेप में बन जाएगा दोस्तों, ये बाउल शेप में कटोरा नुमा होता है ना, ये वाली साइड पूरी की पूरी कैसी बन जाएगी, बीच में गहरी बन जाएगी, एक कटोरा नुमा बन जाएगी, इतनी ज़्यादा कटिंग होती चली जाएगी। ऐसे ये वाली साइड भी बीच में क्या होती चली जाएगी, बहुत गहरी बन जाएगी। क्यों, इसने उसको काटती चली जा रही है, लगातार काटता चला जा रहा है, तो बीच वाला भाग क्या बहुत गहरा होता चला जा रहा है। और अब आप एक चीज़ देखिए, जब ये वाला भाग और ये वाला भाग बहुत गहरे, मतलब कि बहुत गहरे से इनकी गहराई में इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन नॉर्मल सी बात है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये वाला नॉर्मल सी बात है ना, ये तो नॉर्मल से एजम्पशन, आप नॉर्मल से इस चीज़ को एजम्पशन कर सकते हो कि ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये बहुत गहराई में इन साइडों की कटिंग हो चुकी है, तो बीच वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ना दोस्तों। तो जैसे ही ये ऊपर उठता है, तो ये एक पूरी की पूरी क्या सॉ टूथ रिज बन जाती है। सॉ टूथ जैसे आरी होती है ना, आरी, उसके दांत आपने देखे होंगे, ऐसे दोस्तों ये वाली शेप, ऐसे दोस्तों ये वाली आपकी पूरी की पूरी रिज आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसी ये रिज भी बन जाएगी, ऐसी ये रिज भी बन जाएगी दोस्तों, क्योंकि इनके पीछे भी क्या है, सार्क है, इनके पीछे भी क्या सार्क है, ठीक है ना। तो ये इसी वाले पोर्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है, सेरेटेड रिज कहा जाता है। इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सेरेटेड रिज, या इसको आरटी भी कहते हैं, बट आप सेरेटेड रिज से याद रख लो, इसी को ही क्या कहा जाता है, सेरेटेड रिज कहा जाता है दोस्तों। इतना दोस्तों समझ में आया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आई होप मैं अब मेरी मेहनत सफल होगी अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों, एक हैंगिंग वैली आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है, और एक आपको यू शेप ट्रंक वैली आपको देखने के लिए मिल रही है, राइट। ओके दोस्तों, तो हैंगिंग वैली क्या है दोस्तों, हैंगिंग वैली आपको मैं चलो अगले वाले पिक्चर में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब पहले सार्क को देख लेते हैं। जनरली आइस लोकेटेड एट द टिप ऑफ माउंटेन, ये मैंने आपको बताया था, माउंटेन के टिप में वेन एवर आइस मूव फ्रॉम अप टू डाउन ड्यू टू अ ग्रेविटी फोर्स, देन द आइस एरोड माउंटेन ड्यू टू अ फ्रिक्शनल फोर्स बाय विच कॉज सार्क इज फॉर्म्ड। आपको बता दें, जो भी माउंटेन की जितनी भी साइड है ना, उनमें सार्क क्रिएट हो चुके हैं, सार्क है ना, वो साइडें अब सार्क के नाम से जानी जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो चुकी है, माउंटेन की उस सरफेस में क्या हो चुका है, आइस शीट ने क्या करा, इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करी, और अब उनमें बहुत गहरे और लॉन्ग और डीप क्या हुए, एक तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब वो
और जो वो साइड्स है वो कैसे बन चुकी है, एक बिल्कुल स्टिफ वर्टिकल वॉल की तरह बन चुकी है, स्टिफ वर्टिकल वॉल की तरह बन चुकी है, राइट। ओके, अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन, ये मैंने आपको बता दिया कि पानी की क्या आपको हल्का सा छोटा सा एक तालाब भी आपको देखने के लिए, पॉन्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है ना, जहाँ पर उसको एक हॉरिजेंटली बेस देखने के लिए मिलेगा। उस आइस शीट को वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्लेशियर, और ग्लेशियर जो थोड़ा बहुत मात्रा में वहाँ पर कलेक्ट हो रखा है, और वो उसी को इसने क्या कहा, टर्न लेक कहा, शार्क टर्न लेक कहा, ठीक है ना। अब आता है हॉर्न्स। हॉर्न्स मैंने आपको जैसे बता दिया है, अ हॉर्न इज अ शार्प पिरामिड शेप माउंटेन पीक। पिरामिड शेप है, पिरामिड 3 साइड से आप देखोगे, ये मैं मतलब कि वैसे मैंने पिक्चर में कहा था कि चारों तरफ से कटिंग होती है, चारों तरफ, यानी कि अगर आप देखोगे किसी भी माउंटेन को देखोगे तो 3 साइड्स में आपको वो माउंटेन आपको देखने के लिए मिलता है, 3 साइड्स में, ठीक है ना। तो पिरामिड से माउंटेन पीक, तो उसके टॉप में जो क्या है, उसका जो पॉइंट है वही क्या है, हॉर्न है, ठीक है। दैट फॉर्म व्हेन सेवरल ग्लेशियर इरोड अ माउंटेन फ्रॉम अ डिफरेंट साइड्स, सिंपल सी बात है, चारों तरफ से जब क्या करेगा ग्लेशियर, क्या करेंगे, उन्हें उस माउंटेन को इरोड करेगा तो ये बन करके निकलेगा, जिसका नाम है हॉर्न, ठीक है। व्हेन 3 और मोर शार्क बाउल शेप बताया ना, बाउल शेप, जब वो क्या करती है, साइड क्या होती है, जब वो साइड्स क्या होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती चली जाती हैं, कटिंग होती चली जाती है साइड्स की, तो वो क्या होती जाती है और ज़्यादा गहराई में, उन साइड्स की डेप्थ बढ़ती चली जाती है, वो साइड्स और गहरी होती चली जाएंगी, तो बाउल शेप में वो आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है। तो व्हेन 3 और मोर शार्क इरोड द माउंटेन फ्रॉम अ डिफरेंट साइड द लेफ्ट ऑफ अ सेंट्रल पीक इज कॉल्ड है ना व्हाट, हॉर्न। तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बाय डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया है, तो आप मेरे एक बार उस डायग्राम को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है सैरेटेड रिज या आरटी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सैरेटेड रिज इज अ नैरो है, नाइफ लाइक रिज, नाइफ लाइक यानी चाकू की धार के जैसे है। क्यों, उसके दोनों तरफ क्या है, क्योंकि माउंटेन की साइड्स हैं, उसकी दोनों तरफ माउंटेन की साइड्स हैं, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए माउंटेन की साइड्स हैं, और माउंटेन की साइड्स में क्या हो रहा है, शार्क एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। शार्क देखो, ये माउंटेन की साइड, एक साइड से एक साइड ये है, ठीक है ना। इनमें क्या हुआ, ये शार्क कहलाए, क्यों, क्योंकि इनमें क्या हुआ, लगातार कटिंग हुई और ये और गहरे होते चले गए, और गहरे होने से ये बीच वाला भाग गया, ऊपर की तरफ उठ गया, इसी को कहा गया दोस्तों क्या, सैरेटेड रिज, यही कहा गया, सैरेटेड रिज का इसी को ही कहा गया, ठीक है ना। चलो, इट लुक लाइक अ शार्प ब्लेड और शॉर्ट टूथ, ये कैसे दिखाई देता है आपको, शार्प ब्लेड और शॉर्ट टूथ की तरह दिखाई देता है। अब आता है ग्लेशियर वैली, तो ग्लेशियर वैली आर यू शेप्ड with a broad floor and relatively smooth and steep side. There can be a hanging valley at the elevation on one or both side of the main glacier valley. The face of a hanging valley open into a main glacier valley. देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे इतना ज़्यादा देखो, ये माना क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये माउंटेन की रेंज है इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ कि क्या होता है, ग्लेशियर जब पिघलेंगे, ग्लेशियर तो इसकी टिप से पिघलेंगे, ग्लेशियर जब क्या होंगे, नीचे की तरफ क्या होंगे, मूव करेंगे, खिसकेंगे, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होंगे कि इस तरीके से, कुछ ग्लेशियर इधर की तरफ मूव करेगा, कुछ ग्लेशियर इधर की तरफ मूव करेगा, कुछ ग्लेशियर इसमें भी इधर की तरफ मूव करेगा, कुछ ग्लेशियर इधर की तरफ इसमें क्या करेगा, मूव करेगा, कुछ ग्लेशियर इसमें इधर की तरफ मूव करेगा, और कुछ ग्लेशियर इसमें इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये सारे ग्लेशियर क्या होते चले जा रहे हैं, मूव होते नीचे की तरफ क्या होते चले जा रहे हैं, सरकते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से भी ग्लेशियर आ रहा है, यहाँ से भी ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्लेशियर जब दोनों तरफ से आ रहे हैं इसमें एक जगह, तो ये एक क्या बना रही है, वैली बना रही है, एक वैली बना रही है। और ये वैली ऐसी एक नहीं, ऐसी क्या बहुत सारी वैली बनती चली जा रही हैं। देखो, एक वैली ये भी बनती चली जाएगी, यहाँ से ये ग्लेशियर आ रहे थे, ग्लेशियर शीट्स आ रही थी, यहाँ से भी ये ग्लेशियर शीट आ रही थी, और इस तरीके से इसने क्या, एक वैली यहाँ इसने भी क्रिएट कर दी, राइट। ऐसे एक वैली यहाँ पर भी बनेगी, एक ग्लेशियर शीट यहाँ से आ रही है, राइट, ओके, और एक ग्लेशियर शीट यहाँ से आती चली जा रही है, राइट। तो एक ग्लेशियर शीट, एक वैली इधर भी परफॉर्म होगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो वैलीज है ना दोस्तों, इन्हीं को ही हैंगिंग वैली कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक पिक्चर में ये चीज़ समझिए कि ये माउंटेन्स है, ठीक है ना, ऐसे ये माउंटेन्स है, राइट, ओके। तो इन माउंटेन से ये क्या होती चली जा रही है, ग्लेशियर शीट नीचे की तरफ आती चली जा रही है। अरे ऐसे ये इस माउंटेन से भी, यहाँ से भी ग्लेशियर शीट नीचे की तरफ, और ये कहाँ कलेक्ट हो रही है, एक वैली में कलेक्ट हो रही है जिसका नाम है हैंगिंग वैली। और ऐसे एक हैंगिंग वैली नहीं, ऐसे बहुत सारी हैंगिंग वैली हैं, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी हैंगिंग वैली है। अब जब इन हैंगिंग वैलीज से क्या होता है, जो ये हैंगिंग वैलीज हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये जो हैंगिंग वैलीज हैं, ये हैंगिंग वैली फाइनल में क्या होता है, ये कहाँ पर ओपन होती हैं, मतलब कि यहाँ तो ये कलेक्ट कर रही हैं अपने
है ना, ये मतलब कि दोनों साइड से जो क्या आ रही हैं ग्लेशियर शीट्स आ रही हैं, दोनों साइड से जो क्या आ रही हैं ग्लेशियर शीट्स आ रही हैं, उसको क्या कर रही हैं कलेक्ट कर रही हैं। और फाइनली ये ओपन कहाँ होंगी, ओपन मतलब जहाँ पर जाकर के क्या होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा ड्रेन हो जाएगा, जहाँ पर ये पूरा का पूरा ये ग्लेशियर ड्रेन होगा वो है यू शेप्ड ट्रंक वैली है दोस्तों, यू शेप्ड ट्रंक वैली। एक एग्जाम्पल एक बाई डायग्राम से फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये है तो इस तरीके से ग्लेशियर शीट्स पिघलती चली जा रही हैं, ठीक है, ग्लेशियर शीट्स राइट हो गए दोस्तों। ये ग्लेशियर शीट नीचे की तरफ मूव करती चली आ रही हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये नीचे की तरफ आती चली जा रही। तो ये हैंगिंग वैलीज हैं दोस्तों, ये हैंगिंग वैलीज हैं। अब ये हैंगिंग वैलीज क्या करेंगे, इस पूरी ये जो ग्लेशियर शीट्स इनमें आई हैं, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं तो ड्रेन करेंगी, इनको कहीं ना कहीं तो भी, तो इसके लिए क्या है एक वैली, ये वैली है दोस्तों, ड्रेन होती है एक अनदर वैली में। ये अनदर वैली का शेप कैसा है, इसमें जो आइस है ना दोस्तों उसकी डायरेक्शन फ्लो होने की, ये जो मैं आपको एरो में इंडिकेशन दिखा रहा हूँ इसके डायरेक्शन, इसके मतलब जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है दोस्तों इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब क्या होंगी दोस्तों कि ये जो हैंगिंग वैलीज में जो भी क्या हुई थी आइस शीट फ्लो होके आई थी, आइस शीट फ्लो होके आई थी, अब ये सारी की सारी ड्रेन दोस्तों इसी वैली में होंगी दोस्तों, इस पूरी वैली में हो जाएंगी। और ये फाइनली क्या होंगी इसके साथ क्या होंगी मूव कर जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपको मालूम है दोस्तों कि ये जब मूव करती है ना दोस्तों तो यू शेप्ड में कटिंग करते हुए चली जाती हैं। इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, एक इस चीज़ को देखिए कि जब ये हैंगिंग वैली है, यहाँ से पूरी की पूरी आइस शीट हैंगिंग वैली में आई, हैंगिंग वैली से ये फिर नीचे की तरफ क्या हुई सरकते हुए चली गई, हाई है ना, ये नीचे की तरफ सरकते हुए चली गई और अब ये नीचे की तरफ फॉल होती गई, ठीक है ना। ये एक अनदर वैली है दोस्तों, ठीक है ना, अनदर वैली है। और ऐसे यहीं से नहीं, ऐसे यहाँ से भी हुआ, ऐसे यहाँ, और ऐसे इधर से भी होगा दोस्तों, इधर भी क्या है आपकी हैंगिंग वैलीज हैं, इधर भी आपकी हैंगिंग वैलीज हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वो हैंगिंग वैली से क्या होगा पूरी की पूरी क्या होगी आई शीट क्या होती चली जाएगी नीचे की तरफ सरकती हुई चली जाएगी दोस्तों। तो आपको जो मेन वैली दिखाई देगी दोस्तों, जिसमें इसमें लिखा है यू शेप्ड ट्रंक वैली, यू शेप्ड क्यों बोला गया दोस्तों, जब सारी जो हैंगिंग वैली से जो सारी आई शीट जब इस वैली में आएगी ना दोस्तों तो वो क्या करेगी, आपको मालूम है नॉर्मल सी बात है, वो क्या आ रही चारों तरफ से आ रही, यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी आ रही दोस्तों, ठीक है, यहाँ से भी आ रही दोस्तों, ठीक है ना। तो चारों तरफ से आ रही है ना, तो चारों तरफ से क्या करती चली जाएंगी कटिंग करती चली जाएंगी, उस वैली की चारों तरफ से कटिंग करती चली जाएंगी। और वो जो वैली होगी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या होगी ब्रॉड होगी, ब्रॉड BROAD ब्रॉड होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि उसमें चारों तरफ से क्या है हैंगिंग वैलीज ने क्या कर दिया, उसमें क्या कर दिया चारों तरफ से क्या करते हैं उसमें पूरी की पूरी क्या करती है आइस शीट को क्या कर दिया है ड्रेन कर दिया है। और वो आइस शीट का मुझे मालूम है मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करता है ड्यू टू फ्रिक्शंस, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है ब्रॉड होती है और किस शेप की बन जाती है एक यू शेप की बन जाती है, एक यू शेप की ऐसे करके देखो ये यू शेप है दोस्तों, ये यू शेप की बन जाती है वो वैली। तो जब अब वो पूरी इतनी ये जो मेन वैली है ना दोस्तों, ये जो मेन वैली है जब इसमें चारों तरफ से आई शीट कलेक्ट हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट होगी दोस्तों, बहुत हैवी मास होगा उसका दोस्तों। तो जब वो आगे की तरफ फ्लो होगी ना दोस्तों, आगे की तरफ फ्लो होगी तो वो यू शेप में क्या करती चली जाएगी, आगे भी वैली बनाते चली जाएगी, आगे यू शेप में वैली बनाते चली जाएगी, मतलब कटिंग करते हुए चली जाएगी, यहाँ से भी इरोड करेगी, यहाँ से भी इरोड करेगी, इरोड करते हुए चली जाएगी और यू शेप में अपने आप को क्या करेगी फ्लो करती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो ग्लेशियर वैली कैसी होती है, आर यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर जैसे मैंने बताया उसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड फ्लोर होता है एंड रिलेटिवली स्मूथ होती है एंड स्टिप साइड क्यों बोला गया, स्टिप मैंने तीखी साइड्स हैं, क्योंकि उनकी साइड से क्या आ रही है दोस्तों, उनकी साइड से क्या आ रही दोस्तों हैंगिंग वैली से जो आई शीट आ रही थी वो क्या करी उस यू वैली में उस ब्रॉड यू वैली में क्या कर रही हैं ड्रेन हो रही हैं। तो वो क्या करेंगी जब वो उस ब्रॉड यू वैली में उतरेंगी तो उसकी ब्रॉड यू वैली की जो साइड्स हैं उनको काटते हुए आएंगे ना नीचे, तो ये स्टिप साइड बन जाएगी उससे उनकी, ठीक है। देयर कैन बी अ हैंगिंग वैली एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड्स, दोनों साइड्स होती है नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। हैंगिंग वैली जो होती हैं ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली, जो मेन ग्लेशियर वैली जिसे हम कह रहे हैं यू शेप्ड जो वैली है
एंड द फेस ऑफ अ हैंगिंग वैली ओपन इनटू अ मेन ग्लेशियर वैली। नॉर्मल सी बात है, वो जो हैंगिंग वैली उन्होंने कहाँ ड्रेन करा अपना वो ग्लेशियर, उन्होंने सारा ड्रेन करा है जो मेन ग्लेशियर वैली जिसको हम यू शेप्ड वैली भी कह रहे हैं उसमें। तो वो सारी की सारी हैंगिंग वैली कहाँ ओपन हो रही है, मेन ग्लेशियर वैली में ओपन हो रही है, राइट। ओके, अब आता है डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशन लैंडफॉर्म में मोरिन्स आते हैं सबसे पहले। तो मैं एक मोरिन्स के बारे में पहले एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। देखो मोरिन्स क्या होता है, मोरिन्स होता है आपके साथ, मोरिन्स वे चीज़ें होती हैं कि जब ग्लेशियर्स जो होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ग्लेशियर शीट जब होते हैं जब वो माउंटेन की सरफेस से क्या होते हैं नीचे की तरफ बहते हुए आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं अपने साथ, क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं इरोजन एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं। और मोरिन्स कुछ नहीं, मोरिन्स क्या है ग्लेशियर टिल्स हैं, ठीक है ना। ये बोल्डर पीबल जिनको हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं, बट ग्लेशियर टिल्स हैं, मतलब कि उसने क्या करा वो माउंटेन की सरफेस को क्या करा होगा इरोड करा होगा, अपने साथ उसको क्या करा होगा तोड़ा होगा और फिर उसको अपने साथ बहा करके लेके आई होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब 3 तरीके के मोरिन्स होते हैं। मोरिन्स वही हैं दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं मोरिन्स, ठीक है ना, राइट। 1 मिनट, मोरिन्स क्या है ग्लेशियर टिल्स हैं और कुछ नहीं। तो मोरिन्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके कैसे, एक होता है दोस्तों एंड मोरिन्स, एंड मोरिन्स होता है जो कि एंड मोरिन्स होता है, एक होता है मिडाइल मोरिन्स और एक होता है लेटरल मोरिन्स। तो इन चीज़ों को समझते हैं 3 मोरिन्स कहाँ कैसे कैसे बने। देखो ये क्या है आपके दोस्तों, यहाँ पर क्या है ये माउंटेन्स हैं जो कि क्या है बर्फ़ से क्या है ढके हुए हैं, जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है। और इनमें क्या है ये आइस शीट्स, देखो ये नीचे की तरफ क्या हो रही है फ्लो होती आ रही हैं, ये आइस शीट क्या होती चली जा रही है नीचे की तरफ फ्लो होती चली जा रही हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ फ्लो होती चली जाएंगी दोस्तों, तो अब एक चीज़ बताओ, ये अपने साथ में क्या होंगे, इनके पास ग्लेशियर टिल्स होंगे, ग्लेशियर टिल्स होंगे दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। अब ये ग्लेशियर टिल्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या करती हैं, जब इन ग्लेशियर टिल्स को क्या करती हैं, ये लास्ट एंड में, मतलब कि अब ये वाली बाउंड्री जो ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये वाली जहाँ पर ये रेड कलर का पेन चल रहा है, ठीक है, इससे आगे क्या है, अब ग्लेशियर्स अपने आप को ऐसे नहीं रख पाएंगे। ये कैसे करेंगे, अपने आप को पानी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, पानी में कन्वर्ट कर, देखो पानी की धाराएं शुरू हो गई है इस बाउंड्री के बाद से, ठीक है ना। तो अब ये अपने आप को आगे क्या ग्लेशियर में मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं पानी में पानी में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ से ग्लेशियर अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर अपने फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और पानी में क्या हो जाते हैं, पानी की धारा के रूप में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी की धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे पोजीशन, ऐसी जगह में जब वो क्या करते हैं अपने जो ग्लेशियर टिल को छोड़ते हैं, ये देखो ये ग्लेशियर टिल की 3 लेयर इस डायग्राम में बताई हुई हैं। पहली लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये ग्लेशियर टिल्स है दोस्तों, ग्लेशियर टिल्स। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों एंड मोरिन्स, इसको कहा जाता है एंड मोरिन्स, क्योंकि इसने लास्ट में उनको उन छोटे छोटे ग्लेशियर टिल्स को क्या करा डिपोजिट करा, तो इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों क्या एंड मोरिन्स, ठीक है। अब दूसरा आता है लेटरल मोरिन्स। क्या होते हैं लेटरल मोरिन दोस्तों, ऐसा है कि लेटरल मोरिन जब क्या ग्लेशियर की शीट जब फ्लो हो रही है, नॉर्मल सी बात है ग्लेशियर की शीट है ये ग्लेशियर की शीट फ्लो हो रही है, तो इरोजन एक्टिविटी कर रही है, माउंटेन को तोड़ते हुए आ रही है, ठीक है, माउंटेन के सरफेस को क्या कटिंग करते हुए आ रही है। तो माउंटेन के क्या होंगे जो पार्ट्स होंगे, माउंटेन के सरफेस के जो छोटे छोटे पीबल्स होंगे, ठीक है ना, और जो ग्लेशियर टिल्स होंगे उनको क्या करेगी अपने किनारे किनारे क्या करती चली जाएगी डिपोजिट करते, एक भाग इधर एक इधर, ऐसे करके क्या करती चली जाएगी डिपोजिट करते चली जाएगी, ठीक है। और अपने आप तो क्या होगी बीचों बीच, इनके बीचों बीच क्या होती चली जाएगी फ्लो होती चली जाएगी। और जो ग्लेशियर टिल्स है या फिर माउंटेन्स के जो क्या छोटे छोटे पीबल्स हैं उनको क्या करते हैं किनारे किनारे क्या करती जाएगी कलेक्ट करती चली जाएगी, इसी को कहा जाता है लेटरल मोरिन्स। तो लेटरल मोरिन देखो, अब लेटरल मोरिन्स क्या होता है, मोरिन्स के बारे में तुम्हें मालूम चल जाएगा ग्लेशियर टिल्स है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ओके राइट। लेकिन ग्लेशियर टिल्स की एक लंबी रिज, अभी लंबी रिज कैसी, ये देखो ये लंबी सी रिज, एक रिज ये है, एक रिज ये है दोस्तों, एक रिज ये है दोस्तों, ठीक है, एक रिज ये है, ठीक है। जो किनारे किनारे इसने क्या करा ड्रॉप करते चले गए, किनारे किनारे जो ड्रॉप करते चले जाएगी उसको क्या बोलेंगे क्या लेटरल मोरिन्स, उसको कहेंगे लेटरल मोरिन्स। तो मोरिन्स केवल ग्लेशियर टिल्स ही नहीं है, ग्लेशियर टिल्स की एक लंबी रिज है, ग्लेशियर टिल्स की एक लंबी रिज, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आती है लंबी रिज यानी कि श्रृंखला कहना चाह रहा हूँ, रेंज कहना चाह रहा हूँ। अब आती है तीसरा मिडिल मोरिन्स। अब मिडिल मोरिन्स को समझो, एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहली क्या है ग्लेशियर शीट्स है, राइट, ओके, ये पहली ग्लेशियर शीट्स है, ये फ्लो हो रही थी इस तरीके से, ये। अब दूसरी ग्लेशियर शीट्स इधर से आई, राइट, ओके, ये आ गई दूसरी ग्लेशियर शीट, राइट, ओके, ठीक है, ये दूसरी ग्लेशियर शीट्स आ गई। तो पहली ग्लेशियर शीट इस तरीके से फ्लो हो रही थी,
राइट। दूसरी ग्लेशियर शीट इस तरीके से फ्लो हो रही थी, राइट, ओके, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ग्लेशियर टिल्स तो इसमें मौजूद है ही, ग्लेशियर टिल्स है, साथ में माउंटेन्स के छोटे छोटे पेबल्स भी इसमें मौजूद है। कुछ कुछ ने यहाँ डिपोजिट कर दिया है, आपको अच्छे से मालूम, कुछ कुछ ने यहाँ डिपोजिट कर दिया, यहाँ डिपोजिट कर दिया, किनारे किनारे पोर्शनों में डिपोजिट कर दिया कुछ कुछ ने, ठीक है, जिसको हमने लेटरल मोरिन्स कहा, जिसको हमने क्या कहा, लेटरल मोरिन्स कहा दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है, लेटरल मोरिन कहा जिसको हमने, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब ये दोनों के दोनों पोर्शन एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों, एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे, तो अब एक चीज़ बताओ, ग्लेशियर टिल्स तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे किनारे किनारे डिपॉजिट कर दिए हैं, कुछ तो इसके पास है ना अभी भी, वो कुछ जो इसके पास हैं उनका भी कुछ परसेंटेज ये क्या करती है, यहाँ बीच में डिपॉजिट कर देती है, ये बीच में डिपॉजिट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, जो पूरी की पूरी एक आइस शीट जो बह रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, ठीक है, ये पूरी की पूरी आइस शीट आगे बढ़ती चली जा रही है ना, तो बीच में क्या है, एक मोरिन्स की रिज भी क्या होती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, क्योंकि क्या है, दोनों आइस शीट जो थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दोनों में मोरिन्स थे, दोनों ने मोरिन्स कहाँ कलेक्ट करे, अपने बीच वाले भाग में क्या करे, कलेक्ट कर दी, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है दोस्तों मिडाइल मोरिन्स, मिडाइल मोरिन्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच में बन रहा है इसलिए इसको क्या कहा गया, मिडाइल मोरिन्स कहा गया। अब मोरिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दे आर अ लॉन्ग रीच ऑफ डिपोजिट, देखो जैसे कहा लंबी श्रृंखला होती है डिपोजिट की ग्लेशियर टिल्स की। टर्मिनल मोरिन्स आर लॉन्गर रीच ऑफ अ डेब्रिस डिपोजिटेड एट द एंड ऑफ अ ग्लेशियर्स, जैसे बता दे क्या है कि एंड में क्या होंगे, ये क्या होंगे, डिपोजिट होंगे, ठीक है, इन्हें हमने एंड मोरिन्स भी कहा था, या हम इन्हें टर्मिनल मोरिन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है लेटरल मोरिन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियर वैली, ये जैसे बता दिया गया है कि अलोंग द साइड्स है ना, पैरेलल टू द मतलब किनारे किनारे जो क्या होगी, ग्लेशियर टिल्स को क्या करेगी, कलेक्ट करती चली जाएगी। द लेटरल मोरिन्स में ज्वाइन अ टर्मिनल मोरिन्स फॉर्मिंग अ हॉर्स शेप रिज, ये कुछ ऐसा है नहीं, इसमें नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ देखिए, ये देखिए ना आप, ये है आपका क्या, लेटरल मोरिन्स, ये जहाँ पर पेन चल रहा है ये लेटरल मोरिन्स है, और ये दोस्तों क्या है आपका, टर्मिनल मोरिन्स है, टर्मिनल मोरिन्स, ठीक है ना, ये एंड मोरिन्स है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे ना, तो ऐसे क्या होता है, घोड़े का वो होता है ना, जिसको हम नीचे का खुर बोलते हैं, खुर, ठीक है, तो हॉर्स शू की तरह आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हॉर्स शू शेप रिज, ठीक है, द मोरिन इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियर वैली फ्लैंक्ड बाय लेटरल मोरिन इज कॉल्ड अ मिडाइल मोरिन्स। तो मिडाइल मोरिन्स आपको मालूम चल चुका है, जो कि ठीक क्या बनता है, बीच में बन रहा होता है, उसे मिडाइल मोरिन्स कहते हैं। अब आता है आउटवर्स प्लेन्स। आउटवर्स प्लेन्स क्या होते हैं दोस्तों, देखो आउटवर्स प्लेन्स सबसे पहले एक बाय डायग्राम से हम इसे समझेंगे, आउटवर्स प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो आपको मालूम है कि आउटवर्स प्लेन्स, देखो ये क्या है, सारे के अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ग्लेशियर शीट्स हैं। ये ग्लेशियर शीट्स अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, ग्लेशियर टिल्स लेके आ रही हैं, यानी कि ग्लेशियर टिल्स यानी कि जो आपके क्या हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, या फिर ये माउंटेन के जो पीबल्स हैं, उनको अपने साथ लेके आ रही हैं, राइट, ओके। अब आपको ये मालूम है कि एक टाइम के बाद क्या होती है, ये ग्लेशियर जो होते हैं ना, वो अपने आप को इस फॉर्म ग्लेशियर के फॉर्म में नहीं रख पाते, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और पिघलने से क्या होती है, पानी की धाराएं क्या होती है, छूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो बनता है ना, उसे हम कहते हैं टर्मिनल मोरिन्स। तो ये टर्मिनल मोरिन्स बनती है, तीन धाराएं, तीन जो लेयर आपको दिख रही, तीन रिज जो आपको दिख रही है टर्मिनल मोरिन्स की। अब इसके बाद जो दोस्तों ये आपको जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या महीन कंकड़ पत्थर बालू इसमें मौजूद है दोस्तों। ये कहाँ से आया, ये सारे ग्लेशियर टिल्स का सबसे छोटा रूप है, जो कि क्या फाइनली क्या करा, जब ग्लेशियर पिघले, नदियाँ बनी, नदियाँ अपने साथ उसे क्या बहा के और इस क्षेत्र में छोड़ दिया। अब ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, इसी को कहा जाता है क्या, आउटवर्स प्लेन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, आउटवर्स प्लेन। ये आउटवर्स जो प्लेन है ना दोस्तों, इसकी देखो ग्लेशियर से इसकी पहुंच बहुत दूर है, ग्लेशियर शीट से इसकी पहुंच क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है दोस्तों। ये चीज़ दिख रही है। आपने एक एलुवियल फैन पढ़ा था दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में एलुवियल फैंस के बारे में पढ़ाया था, जिसे हिंदी में जलोढ़ पंख कहते हैं दोस्तों। जब नदियाँ क्या होती हैं, माउंटेन के पीक से नीचे आती हैं, तो क्या करती हैं, माउंटेन के जो फुट हिल्स में क्या करती हैं, एक कोन टाइप का क्या करती हैं, एक डिपॉजिट कलेक्ट करती हैं, ठीक है, डिपॉजिट मतलब जो सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं दोस्तों, ठीक है ना।
और उसका जो शेप होता है ना एक कोन टाइप का शेप होता है, तो मैंने उसे कहा था कि एलुवियल फेंस, उसका एक नाम दिया था एलुवियल फेंस। ऐसे दोस्तों ये भी तो एक एलुवियल फेंस है दोस्तों, एलुवियल फेंस है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ग्लेशियर्स के फुट हिल में क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ग्लेशियर के फुट हिल्स में। और इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा क्या है, महीन कंकड़ बालू रेत, ये सब चीज़ इसमें अवेलेबल है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आना चाहिए आउट वेस्ट प्लेन्स होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसने आउट वेस्ट प्लेन्स के बारे में क्या कहा कि द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर माउंटेन और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ कॉन्टिनेंटल शीट। देखो जैसे का आइस शीट से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बहुत दूर होगा, है ना। आर कवर्ड विद अ ग्लेशियर फ्लूवल डिपोजिट, जो ग्लेशियर के द्वारा जो वो लेके आएगा सेडिमेंट डिपोजिट, सेडिमेंट लेके आए, उससे उसने डिपोजिट करा उसे वहाँ पर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड फ्लैट एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस बोला ना, एलुवियल फेंस नदियों के द्वारा लाया गया, उसे एलुवियल फेंस कहा गया, ठीक है ना, ठीक है। तो विच मे ज्वाइन टू फॉर्म आउटवर्स प्लेन ऑफ ग्रेवल, सिल्ट, सैंड एंड क्ले। तो इसमें आपको ये सब चीज़ दिखाई देने के लिए मिलेगी, ग्रेवल, सिल्ट, ग्रेवल दिखाई देगा, सिल्ट दिखाई देगा, सैंड एंड क्ले दिखाई आपको इसमें दिखाई देने के लिए मिलेगी, राइट, ओके। अब आता है ड्रमलिन्स। तो ड्रमलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रमलिन्स एक पिक्चर बनता है, ड्रमलिन्स के बारे में भी समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों ड्रमलिन्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ समझ में आना जरूरी है कि माने क्या है। एक चीज़ सोचो, ये क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से, यहाँ मैं पहले एक पिक्चर बना देता हूँ ड्रमलिन्स में। ये पूरा का पूरा क्या है, एक आइस शीट है, आइस शीट है दोस्तों, ठीक है, आइस शीट है दोस्तों, ठीक है, आइस शीट है, काफ़ी बहुत बड़ी लार्ज शेप साइज है इसका आइस शीट का। और इसके नीचे दोस्तों क्या है, एक क्या है, पत्थर है जिसका नाम है बेड रॉक, एक बेड रॉक है, ठीक है, बेड रॉक है, मतलब कि जो बहुत ही आसानी से क्या नहीं होता है, इरोड नहीं होता है, आसानी से इरोड नहीं होता, ठीक है। अब आपको मालूम है, क्योंकि ये क्या है, बेड रॉक है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इस तरीके से एक माउंटेन है, राइट, ओके, माउंटेन है, राइट, ओके, ओके। अब ये क्या है, बेड रॉक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन उठा हुआ है ये बेड रॉक है, ये बेड रॉक है, ठीक है, बेड रॉक। अब आपको मालूम है कि आइस शीट से ये पूरा का पूरा कवर है, ये माउंटेन, पूरा का पूरा माउंटेन किससे कवर है, आइस शीट से कवर है। अब ये माउंटेन से आइस शीट नीचे की तरफ क्या होगी, फ्लो होगी, ये भी आपको मालूम है, आइस शीट क्या होती है, नीचे की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। अब जब आइस शीट नीचे की तरफ फ्लो होती है दोस्तों, तो इस आइस शीट में आपको मालूम है ग्लेशियर टिल्स होते हैं, ग्लेशियर टिल्स होते हैं दोस्तों, नॉर्मल सी बात है ये आपको, है ना। और साथ साथ में क्या हो गया, इस जो माउंटेन को क्या इसने तोड़ा है, इसके जो छोटे छोटे क्या होंगे पीबल्स हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे, वो भी इसमें क्या मौजूद होंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होंगे, ये जो बेड रॉक है ना, इससे क्या होंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, ठीक है। और साथ में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो ग्लेशियर टिल्स है ना, वो इसमें क्या होने शुरू हो जाएंगे, कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आइस शीट क्या होगी, इसके ऊपर ही ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये देखिए दोस्तों, आइस शीट तो इस तरीके से फ्लो हो रही है, ऐसे करके फ्लो हो जाएगी आइस शीट, ठीक है, ऐसे करके ये आइस शीट क्या होती चली जाएगी, इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। आइस शीट तो इसके ऊपर ही ऊपर से फ्लो होगी, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन जो इसके साथ जो क्या होंगे, ग्लेशियर टिल्स होंगे, वो क्या होंगे, इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी बात है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि ये ह्यूज अमाउंट इनकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, जो कि इस बेड रॉक के ऊपर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी, इसके अलावा एक अलग जो चीज़ है कि जो फेस है, जो ये फेस है, ठीक है ना, इधर जो फ्रंट फेस है इस बेड रॉक का, ठीक है ना, ये क्या होगा, लगातार क्या होगा, इस आइस शीट से क्या होगा, इसका कोलिजन होगा दोस्तों। कोलिजन होने से क्या होगा, ये वाला जो शेप है ना, ये स्टीप स्लोप हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा, स्टीप स्लोप होता है दोस्तों, है ना, स्टीप स्लोप होता है। और आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो फेस क्या होता है आइस के सीधे क्या होता है, आइस से कोलिजन करता है, आइस शीट से कोलिजन हो रहा होता है, जिस फेस का, बेड रॉक का, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉस उसे कहा जाता है, स्टॉस फेस है दोस्तों, स्टॉस फेस। और जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये पीछे वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दोस्तों टेल यानी कि पूंछ कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक स्टॉस फेस होता है जो कि क्या होता है, आइस शीट के लगातार क्या होता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, आइस शीट के
आइस शीट उससे क्या होती है, टकरती है बार बार, और आइस शीट के टकरने से क्या होता है, उसका जो होता है ना स्लोप कैसा होता है, स्टीप स्लोप का बन जाता है, स्टीप स्लोप का बन जाता है। और पीछे वाला जो आप देखोगे जो टेल एंड है, इसका टेल एंड, उसका जो स्लोप देखोगे बड़ा जेंटल है, बड़ा जेंटल है, देखो कितना जेंटल है, बिल्कुल जेंटल, बहुत जेंटल है। और आगे वाला स्लोप बिल्कुल स्टीप होगा, इस तरीके से स्टीप होगा, और पीछे वाला स्लोप काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, जेंटल होगा, जेंटल होगा। और आपको ये टेल जो स्लो, जिसको मैं टेल कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो आई शीट है ना, उसकी मूव होने की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जिधर की तरफ आपका टेल होगा उधर की तरफ यानी कि आपकी आई शीट क्या हुई है, मूव हुई है। इतना क्लियर है, उधर की तरफ आपकी आइस क्या हुई है, मूव हुई है, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पर ये क्या थी, पूरी की पूरी आइस इसके ऊपर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है अभी, ठीक है ना, आइस इसके ऊपर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पूरी की पूरी जो आइस है ना इसके ऊपर जो फ्लो हो रही थी वो पिघल जाएगी, और वो पिघलने से दोस्तों क्या होगा, हमें जो क्या होगा नीचे, हमें केवल और केवल मात्र क्या, ये सरफेस देखने के लिए मिल जाएगा मात्र, जो कि क्या था, बेड रॉक है, बेड रॉक के ऊपर क्या था, ग्लेशियर टिल्स थे, तो वो हमें देखने के लिए मिलेगा केवल, क्योंकि आइस तो क्या हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है टेम्परेचर बढ़ने से, और अब नीचे केवल और केवल क्या रह चुका है, बेड रॉक और ग्लेशियर टिल्स की जो एक मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें एक लैंड फॉर्म हमें देखने के लिए मिला, उसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, ड्रमलिन्स कहा जाता है। ये हमें देखने के लिए मिलता है आफ्टर अ मेल्ट ऑफ एन आइस, है ना, विथ इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो दोस्तों। तो ये ड्रमलिन्स है दोस्तों, ड्रमलिन्स का एक स्टॉस साइड होता है और एक टेल साइड होता है। स्टॉस साइड उसका बहुत ज़्यादा स्टीप होता है दोस्तों। देखो, द ड्रमलिन्स फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस, है ना, बीनेथ हैवीली लोडेड आइस थ्रॉग फीसर, है ना, इन द ग्लेशियर। सिंपल सी बात है। जो ड्रमलिन्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू डंपिंग ऑफ अ रॉक डेब्रिस बीनेथ हैवीली लोडेड आइस, तो आइस सीट के नीचे ही तो है ना, ये डंप करता चला जा रहा है एक रॉक डेब्रिस को, और वो रॉक जो डेब्रिस है ना, मतलब कि उसमें क्या एक बेड रॉक है, बेड रॉक में क्या ये सारे डेब्रिस क्या होता जा रहा है, कलेक्ट होता चला जा रहा है ना। वन एंड ऑफ द ड्रमलिन फेसिंग द ग्लेशियर, जो एक एंड होता है ड्रमलिन्स का, वो क्या करता है, ग्लेशियर को फेस करता है, जिसको मैंने कहा स्टॉस एंड कहा, है ना। और वो कैसा होता है, एक ब्लंटर और स्टीपर होता है, ब्लंटर एंड स्टीपर, देन द अदर एंड, जो दूसरे एंड के कंपेयर में, ठीक है, जो कि जिसको हमने टेल का, टेल कैसा होता है, बहुत जेंटल स्लोप का होता है, और जो टेल होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना, कि ग्लेशियर सीट कहाँ भई, ठीक है। द स्टॉस एंड गेट ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाय मूविंग आइस, ठीक है, नॉर्मल सी बातें बता दिया। ड्रमलिन्स गिव अ इंडिकेशन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ ग्लेशियर मूवमेंट्स, तो ये बता दिया ड्रमलिन क्या इंडिकेट करता है, ड्रमलिन का अगर क्या इंडिकेट करता है कि ग्लेशियर शीट किधर की तरफ क्या हुई, मूव हुई है, ये नॉर्मल सी बात है। अब आता है एस्कर। एस्कर को आप पहले एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, समझ में आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। देखो ये है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एक आइस शीट है, आइस शीट है पूरी की पूरी आइस शीट, ठीक है दोस्तों, आइस शीट है। अब ये आइस शीट नॉर्मल सी बात है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी में तो इस आइस शीट को कन्वर्ट होना ही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होगा, पानी तो क्या होगा, इस आइस शीट के ऊपर ही ऊपर फ्लो होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, आइस शीट फ्लो। लेकिन इन केस अगर इस आइस शीट में कहीं परफोरेटेड है, ये आइस शीट कहीं छिद्र युक्त है, होल्स है इसमें, अवेलेबल होल्स है इसमें, तो वो पानी क्या होगा, उस होल से क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, रिसेगा, मूव करेगा, ठीक है। माने यहाँ पर होल है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये हॉरिजेंटली क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा पानी। और अब एक चीज़ देखो, सिर्फ पानी की एक ही धार नहीं, ऐसे तो क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्योंकि पानी बन रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस शीट मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो वो पानी की ह्यूज अमाउंट हो जाती है, कोई ऐसे नहीं कि थोड़ी सी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और ये पानी की जब बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ग्लेशियर टिल्स भी होगा, ग्लेशियर टिल्स भी होगा, इरोजन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए चलेगी, ठीक है। ये पानी की जो स्ट्रीम है, ठीक है, आपने है ना, बहुत ज़्यादा क्या करती चली जाएगी, परफॉर्म करते हुए चली जाएगी, राइट, इन नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, जब ये क्या करेगी, हॉरिजेंटली क्या करेगी, मूव करती चली जाएगी, तो ये क्या करती चली जाएगी, जो इसके पास में बोल्डर, पीबल्स और ग्लेशियर टिल्स ये सब थे, उनको क्या करती चली जाएगी, छोड़ते हुए चली जाएगी रास्ते, है ना। और ये सब काम कहाँ हो रहा है, एक बहुत बड़ी आइस शीट के नीचे हो रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़े आइस शीट के नीचे हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इतना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये बहुत बड़े आइस शीट के नीचे क्या, ये बोल्डर और पीबल्स की क्या है, को छोड़ते हुए चली जा रही है, ये पानी की धारा, ठीक है ना, ओके राइट। और
एक टाइम के बाद क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात, जब टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज ज़्यादा ही हो जाएगा और ये आइस शीट पूरी की पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, तो हमें नीचे कैसे दिखाई देगी, एक रिज दिखाई देगी, जो कि एक क्या होगी, इन बोल्डर पीबल्स और ग्लेशियर टिल्स की क्या होगी, एक लंबी सी रिज हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसी को ही कहा जाता है दोस्तों क्या, एस्कर्स। तो एस्कर का मैं एक बाय डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्कर देखिए यहाँ पर, ये देखिए एस्कर्स, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आसमानी कलर में है ये पूरी आइस शीट है, ये पूरी की पूरी आइस शीट है, राइट, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये होल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला होल, ठीक है ना, ये वाला होल वही है कि पानी क्या हुई, पानी की धारा क्या हुई, इस आइस शीट के नीचे बही, और इस आइस शीट के नीचे बहने से क्या हुआ, उसने अपने साथ ग्लेशियर टिल्स, बोल्डर पीबल्स छोटे छोटे अपने साथ बहा के लेके गई, ठीक है ना, और इस आइस शीट के नीचे एक रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी, ठीक है, आगे बढ़ी, और वो बोल्डर पीबल्स को भी क्या छोड़ते हुए चली गई, और इस वाले होल से क्या वो पानी पूरा का पूरा बाहर निकल गया, राइट, ओके दोस्तों। जब वो पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया, राइट, यहाँ से निकल ही रहा है लगातार, ये क्या हो रही है, प्रोसेस चलती जा रही है, मतलब कि वो पानी की धारा पहले इस ग्लेशियर शीट के नीचे चली जा रही है, साथ में क्या बहुत सारे कंकड़ पत्थर और अपने ग्लेशियर टिल्स को क्या करती चली जा रही है, अपने साथ बहाते हुए लेके चली जा रही है, और उन्हें छोड़ते हुए भी चली जा रही है, रास्ते में उन्हें छोड़ते हुए भी चली जा रही है, ठीक है ना। अब क्या है कि इस वाले होल्स, मतलब कि कई बार देखोगा बहुत बड़ी आइस शीट होती है और उसके बेस में आप देखोगे होल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से क्या वो बाहर निकल गई, वो पूरी की पूरी पानी की धारा क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या बोल्डर पीबल्स अपने साथ पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या हुई, जब ये पूरी की पूरी आइस शीट क्या हो गई, पिघल गई, पूरी की टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको इस तरीके की नीचे रिज दिखाई देगी। देखो दूसरा जो नीचे का जो फिगर है, इसमें जो ये आपको ये लंबी सी उठी हुई दीवार आपको दिखाई दे रही है, तो यही दोस्तों एस्कर है। एक ही नहीं, यहाँ पर भी एक रिज और बनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये रिज बनती है ना दोस्तों, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं, एस्कर, ठीक है। अब मैं बाय डायग्राम, अब बाय टॉपिक लेक्चर में चलते हैं, ठीक है। व्हेन ग्लेशियर मेल्ट इन समर द वाटर फ्लो ऑन द सर्फेस ऑफ द आइस, देखो गर्मियों की बात है तो पानी तो पिघले गई, द वाटर फ्लो ऑन द सर्फेस ऑफ द आइस और सिप्स डाउन अलोंग द मार्जिन और इवन मूव थ्रू द होल्स इन द आइस। और क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं उस आइस शीट में, उनमें क्या हो जाती हैं, फ्लो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ये पानी की धारा। दीज वाटर एक्यूमुलेट बीनेथ द ग्लेशियर एंड फ्लो लाइक अ स्ट्रीम्स, और ये क्या होती है, ग्लेशियर शीट के नीचे कलेक्ट होकर के और फिर उसके बाद क्या पानी की धारा की तरफ बहते हैं, ठीक है ना। सच स्ट्रीम फ्लो ओवर द ग्राउंड, क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर बहती है, इतना इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ये ग्राउंड के ऊपर तो बह रही है लेकिन ग्लेशियर शीट के नीचे है, ग्राउंड के ऊपर और ग्लेशियर शीट के नीचे, ठीक है। वेरी क्वेर्स मटेरियल लाइक बोल्डर एंड ब्लॉक along with some minor fraction of rock debris is carried into this stream and settle in the valley of ice beneath the glacier and after the ice melt। और क्या करती है, उनको क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, भागे लेके जाती है और फिर सेटल भी कर देती है, ठीक है, किसके नीचे, आइस के नीचे, beneath, है ना, द ग्लेशियर एंड आफ्टर द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट हो जाती है, कैन बी फाउंड एज अ साइनोस रिज कॉल्ड एस्कर्स। तो हम इसको क्या पाते हैं, और इस साइनोस रिज के बारे में, साइनोस रिज के शेप में आपको ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। ये देखिए ये पूरी की पूरी शेप है, ये पूरी की पूरी शेप, ठीक है। तो ये क्या है, एस्कर्स है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। आई होप आप इसको पूरी अच्छे से समझे होंगे कि किस तरीके से एक लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एंड आपसे फिर से पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू।